हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 28 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। नीति मन में अपने करियर से लेकर जीवन के हजारों सपने लिए और अदिति से मुलाकात की चाहत लिए वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बस में बैठ गई। और कुछ ही देर में बाकी सब पैसेंजर जब आ गए और जैसे ही बस की सीट फुल हो गई तो कंडक्टर ने सीटी बजाया और बस अपनी रफ्तार पकड़ी, फिर गंतव्य स्थान की तरफ निकल पड़ी। नीति ने खिड़की से मुड़कर देखा और हाथ हिलाकर माँ पापा को बाय किया। यूँ तो वह 1 महीने के लिए ही जा रही थी, पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे सब छूट रहा हो। ये अपना घर, मोहल्ले, गलियाँ, ये चौराहे, ये इन सब से मानो अब हमेशा के लिए दूर जा रही हो, सबसे नाता टूट रहा हो। वह बहुत भावुक होने लगी, शायद इसलिए भी कि वह पहली बार माता पिता से और अपने घर से दूर जा रही थी इतने लंबे समय के लिए। लेकिन फिर वह मन को मजबूत कर आंखें बंद कर ली और अपने काम और करियर के बारे में सोचने लगी। कुछ देर में जब मन शांत हुआ तो उसने आंखें खोली और खिड़की से बाहर एकटक देखने लगी। राह में गुजरने वाले इंसान से लेकर खेत खलिहान, बाग बगीचे, बाजार, सबको गौर से देखती और वहाँ के हर चेहरे को पहचानने की कोशिश करती कि शायद कहीं उसमें अदिति दिख जाए, पर हर बार उसे मायूसी ही हाथ लगती। पता नहीं कहाँ है वो, मुझे अब दोबारा मिलेगी भी या नहीं। इधर कार में बैठा अर्नब मन ही मन सोच रहा था, वाकई सब कुछ मैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से नहीं चला सकता। उसे फील करवाना होगा, एहसास कराना होगा कि वह केयर टेकर नहीं, इस घर की मेंबर है, ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो और दादू को भी कोई शक ना हो। मन में यही सब सोचते हुए जब वह ऑफिस पहुंचा तो भीमा उसे देखकर चौंक गया। भाई, आप कब आए? आज ही आया हूँ, लेकिन आप तो बोले कि हफ्ते भर बाद आऊँगा। हाँ, तो पहले आ गया तो क्या तुझे तकलीफ़ हो गई? नहीं भाई, तकलीफ़ क्यों, मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। वैसे घर गए थे, दादू से मिले, आपके लिए सरप्राइज़ था। अदिति भाभी ने तो चमत्कार ही कर दिया। फिर अपनी बात संभालते हुए कहा, सॉरी, अदिति ने तो वाकई चमत्कार कर दिया है। आपको पता चलेगा तो खुशी से झूम उठेंगे। हाँ, गया था घर, और जो सरप्राइज़ था वह भी पता चला और मैं वाकई बहुत खुश हूँ। और कोई नहीं, अब तुम अदिति को भाभी बोल सकते हो। सुनते ही उसने अपने कंधे से अर्नब के कंधे को मारते हुए कहा, वाह क्या बात है भाई, भाभी बोल सकता हूँ? ओह, मतलब इन 1 महीने में उसने न सिर्फ दादू को ठीक किया है, बल्कि उसका जादू आप पर भी चल गया है। अब समझा मैं आप हफ्ते भर पहले क्यों लौटे हैं। अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्रेस है भाई। देखना, आज आपको लगाव हुआ है, अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। देखना, ऐसे ही एक दिन आपको प्यार भी हो जाएगा। फिर सिंघानिया पैलेस के सूनी बगिया में आप दोनों के प्यार के छोटे छोटे फूल भी खिलेंगे। तुम्हारा फालतू का ज्ञान बांटकर और बाग बगीचे लगाकर हो गया हो तो काम की बातें करें। भाई, मैं तो बस शट अप, मैं तुम्हारा यह ज्ञान सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। और ज़्यादा प्यार का भूत सवार हो रहा है। मुँह बंद रखो अपना और अपने काम पर ध्यान दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। लेकिन भीमा ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, भाई, भूत सवार तो हो रहा है, पर इस प्यार के भूत को भगाने वाली कोई भूतनी यानी प्रेषित तो मिलनी भी चाहिए ना। मुंह बंद रख अपना। अब कुछ भी बकवास किया तो फिर प्रेषित तो दूर, तू भी कभी नहीं मिलेगा किसी को। चलो पिछले 1 महीने के सारे काम का अपडेट दो मुझे। जी ब्रो, बोलकर वह सारा अपडेट अर्नब को बताने लगा। जब सारा काम बराबर दिखा तो अर्नब जरा सामान्य हुआ तो भीमा ने एक बार फिर उसे छेड़ दिया, वैसे भाई कितना अच्छा होता ना अदिति भाभी की कोई बहन या सहेली होती तो। हाँ तो क्या,
फिर वह मेरी होती। अर्नब ने तुरंत उसके आगे से फाइल ले लिया। चल निकल, केबिन से बाहर जा तू, और तब तक मुझे नहीं दिखना, मेरे सामने नहीं आना, जब तक तेरे सर से प्यार का भूत न उतर जाए। सॉरी भाई, अब नहीं करूँगा। लेकिन क्या करूँ, कैसे बताऊँ आपको अपना दर्द। इस ठंड भरे मौसम में दिन तो किसी तरह बीत जाते हैं, पर रातें कैसे कटती है। आप तो शादीशुदा हो, फिर तो हम कुंवारों की तकलीफ़ कैसे समझोगे। अब अर्नब आंखें बंद कर लिया और अपने दांतें खींच कर गहरी सांसें लेने लगा। मुंह बंद रख रहा हूँ भाई, कितना चिढ़ रहे हो, हर वक्त सीरियस माहौल बना कर रख देते हो। थोड़ा मजाक मस्ती होना चाहिए ना। हाँ बेटा, चलो हम मजाक मस्ती करते हैं, फिर काम कौन करेगा तब। हम ही करेंगे, और कौन करेगा। वैसे भाई, आपको आज ऑफिस नहीं आना चाहिए था। आज तो क्या मैं बोलता हूँ, इस पूरे महीने आप ऑफिस मत आइए, भीमा ने ज़रा सीरियस होकर कहा। उसका टोन देखकर अर्नब ने भी पूछा, क्यों, क्या हो गया। तुम मुझे ऑफिस नहीं आने के लिए क्यों बोल रहे हो, वो भी पूरा फरवरी महीने। भाई, फरवरी प्यार का महीना होता है, आप जाइए ना, मैं काम संभालता हूँ। आप भाभी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना, कुछ अपने दिल की हाल बयां कीजिए, कुछ उनके दिल की सुन लीजिए ना। सुनकर अब की बार अर्नब चीखा चिल्लाया नहीं, बल्कि बेहद धीरे लेकिन कोल्ड वॉइस में उसे कहा, चुप हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी शामत आ जाए। बोलकर उसने कमर से गन निकालकर सामने टेबल पर रख दिया। अब की बार भीमा ने अर्नब की बातों को सीरियसली लिया और चुपचाप अपने काम में लग गया। इधर अदिति के दिमाग में अर्नब की कई सारी बातें घूमने लगी। आप इस घर की सदस्य हैं, दादू आपका, घर आपका, और मैं आपके हाथों का बना खाना खाऊंगा। याद आते ही नाक भौं सिकोड़ते हुए मन में बोली, हद है इस इंसान की चालाकी का, सब कुछ अपने हिसाब से करता है। जब जी में आए एम्प्लॉय बता देता है, जब जी में आए घर की सदस्य बता देता है। पिछली बार जब मैं खुद को घर का सदस्य समझ रही थी तो मेरे हाथों में पैसा थमाकर जता दिया कि बस मैं एक एम्प्लॉय हूँ और कुछ नहीं। और आज जब उसे पैसा देने बोला, अपनी सैलरी मांगी, तो कह दिया कि मैं इस घर की सदस्य हूँ। फिर कैसा पैसा, घर मेरा, दादू मेरे हैं, और वो मेरा नहीं है। पर मैं भी बताती हूँ, उसकी सारी चालाकी निकालती हूँ, मैं करूँगी ही नहीं उसका काम। मन में बोलते हुए वह रसोई में गई और सिर्फ दादू के लिए खाना बना दिया। फिर जब वो सब समेटने लगी तो दादू ने पूछा, बेटा, अर्नब के लिए डिनर में क्या बना रही हो, उसकी पसंद पता है तुम्हें। जी दादू। फिर ठीक है, बना दो, और हाँ, सब कुछ तुम ही बनाना। जी दादू। और तब अदिति मन मारकर वापस उसके लिए डिनर बनाने लगी। वहीं दादू मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। अब दादू ने बोल दिया है तो इनकार भी नहीं कर सकती, पर दादू को मैंने कह तो दिया, लेकिन उनकी पसंद तो मुझे पता नहीं। क्या करूं, किससे पूछूं, भीमा से। नहीं, वह भी ऑफिस में होगा तो फिर इन्हें भी ज़रूर पता चल जाएगी। फिर उसे आशा काकी की याद आई और तुरंत अर्नब के पसंद पूछ लिया दोनों से, और फिर रसोई में जाकर तैयारी में जुट गई। लेकिन उससे पहले उसने अपनी डायरी निकाली और आज के काम का अपडेट उसमें लिखने लगी, और उसके बाद खाना बनाना शुरू किया। आशा काकी उसकी मदद करने लगी। उसने अर्नब के लिए हल्का चटपटा मसालेदार खाना बनाया, रोटी, दाल फ्राई, भिंडी मसाले, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और गाजर का हलवा। सब कुछ तैयार हो गया तब डाइनिंग टेबल पर दादू के लिए खाना परोस दिया। दादू चेयर पर बैठते हुए बोले, साथ में तुम भी बैठ जा बेटा, खा लो खाना तुम भी। अर्नब पता नहीं कब आएगा कब नहीं, तब तक तुम भूखी क्यों रहोगी। उसने हाँ कहा, लेकिन ना जाने क्यों उसे खाना खाया नहीं गया और बहाना बना दिया, दादू आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूँगी। अरे क्यों बेटा, समय से खाना खा लो, चलो तुम भी अपनी थाली लगा लो। परंतु अदिति ने फिर कहा, नहीं दादू, मैं बाद में खा लूँगी। वो समझ गए अर्नब से पहले नहीं खाना चाहती है। ठीक है, अच्छी बात है, मन में बोलकर वह खाना खाने लगे। कुछ देर में दादू का खाना हो गया तो अदिति ने उन्हें दवाई दी। फिर दादू अपने कमरे में चले गए तो अदिति उन्हें
रूम में ही एक ही गिलास हल्दी वाला दूध देकर आ गई और फिर वह अपने कमरे में आ गई। आशा काकी रसोई समेटने लगी और बर्तन साफ करने लगी। कमरे में अकेली बैठी अदिति को झपकी आ रही थी। घड़ी देखी तो 10:30 बज गया था। अर्नब अब तक नहीं आया था। उसे भूख भी तेज से लग रही थी। जी में आया कि जाकर एक बार कॉल कर लेती हूँ। वह कॉल लगाने भी लगी, लेकिन फिर न जाने कुछ सोचकर फ़ोन रख दिया और फिर बैठकर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। देर रात हो रही थी तो नींद आने लगी, लेकिन भूख के मारे आई नहीं। एक बार जी में आया कि जाकर खा लेती हूँ। फिर सोचा जब इतनी देर तक नहीं खाई तो उन्हें आने देती हूँ, फिर बाद में खा लूँगी। तभी इंटरकॉम पर कॉल आया। अरे अभी किसका कॉल आया होगा? बोलते हुए घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। उसने जैसे हेलो बोला तो कहा, डोर खोलिए। अदिति ने डोर खोला तो अर्नब अंदर आया और कहा, जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दीजिए ना। हाँ, अभी हरी काका को बोलती हूँ। नहीं काका नहीं, आप लगाइए। अदिति को बेहद तेज जम्हाई आ रही थी तो उसने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चेंज कीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखे गिलास में पानी डालने लगी तो अर्नब ने फिर कहा, नहीं, खाना कमरे में ही लेकर आ जाइए, वहीं खा लेंगे। अदिति रसोई में अर्नब के लिए खाना परोसने गई तो जी में आया कि एक थाली में अपने लिए भी निकाल लेती हूँ, लेकिन उसके साथ खाने की ना तो हिम्मत हुई ना ही मन हुआ। फिर ये भी लगा अगर कहीं उसने पूछ लिया कि अब तक भूखी क्यों थी तो क्या जवाब दूंगी। तो उसने अपने लिए खाना नहीं निकाला, सिर्फ अर्नब के लिए थाली में निकाल दिया और कमरे में लेकर गई। तब तक अर्नब फ्रेश होकर आ चुका था। वह घुटने तक की लंबाई के निक्कर और टी शर्ट पहना हुआ था। अदिति ने जब टेबल पर खाना रखा तो खाना देखकर वह खुश हो गया। यह सब कुछ आपने बनाया है? हाँ, बोलकर वो काउच पर जाकर पीठ के बल लेट गई। अरे आप सोने क्यों चली गई? आइए बैठिए। एक तो उसे जोरों की भूख लग रही थी, ऊपर से इसकी नौटंकी। वह बैठते हुए बोली, आप खाइए ना, आपको कुछ कम पड़ेगा, ज़रूरत होगी तो मैं ला दूँगी। अरे लेकिन जो खाना परोसता है वह बैठकर खिलाता भी तो है, आइए चेयर लेकर बैठिए। लेकिन वह कुछ देर तक जब नहीं उठी तो अर्नब अपनी थाली लेकर उसके पास काउच पर बैठ गया और पूछा, आपने खाना खाया? हाँ हाँ, खा लिया। ठीक है, चलिए फिर मेरा साथ दीजिए, अपनी थाली लगा लीजिए। अरे मैंने कहा ना मैंने खा लिया तो मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, लेकिन मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, तो चलिए आप भी कंपनी दीजिए ना। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको डालनी चाहिए, या नहीं तो समय से आइए तो दादू की कंपनी मिल जाएगी। आपको खाने के लिए कहा, एडवाइस देने के लिए नहीं। चलिए उठिए। अब की बार अर्नब ने ज़रा ज़ोर से कहा। तो अदिति भी उठकर बैठी और वो भी खींचते हुए बोली, मैं आपकी मनमानी नहीं बर्दाश्त करूँगी। मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही मनमानी कर रहे हैं आप। जब जो जी में आए करवाने लगते हैं। मैं नहीं खाऊंगी आपके साथ। नहीं खाना है तो फिर क्यों भूखी हैं अब तक? अर्नब ने धीरे से कहा और वह खुद रसोई में जाकर एक और थाली अदिति के लिए ले आया और उसे वहाँ हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, चलिए उठिए, चुपचाप खाना खाइए, अगर नहीं तो यह भी जाकर रख दीजिए। अर्नब ने अब की बार गुस्से में कहा तो अदिति उठी और चुपचाप वह भी खाने लगी। जब खाना खाकर हो गया तो अर्नब ने कहा, आइंदा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं और ना ही भूखे रहने की। मुझे अक्सर आने में देर हो जाती है, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा देर आता हूँ, तो आप खाना खाकर सो जाइए। और वह फिर जूठा बर्तन सिंक में जाकर रखने लगा तो अदिति ने उसके हाथ से बर्तन छीन लिया और रखने आ गई। वह मन ही मन सोच रही थी, इन्हें क्या हो गया है, अचानक पति जैसे क्यों बिहेव करने लगे हैं? वाकई बदल रहे हैं या दिखावा है? नहीं, वाकई बदल रहे हैं, क्योंकि अब तो दादू भी ठीक हो गए हैं, चल फिर रहे हैं। इस हिसाब से तो अब मेरा कर्ज ख़त्म हुआ, अब मैं इस घर से और इस रिश्ते से भी आज़ाद हूँ, शायद इसलिए। लेकिन अचानक ही उसे अर्नब की बातें याद आ गई कि वह बस एक केयर टेकर है, इस घर की, कुछ और नहीं। और मन उदास हो गया। नहीं, मैं आज ही बात करती हूँ उनसे।
लेकिन ये भी तो है, यहाँ से निकलकर मैं जाऊँगी कहाँ? मुझे अकेले को कौन सहारा देगा? और फिर दिन वाली सारी बातें याद आ गई। थैंक गॉड जो ये समय पर आ गए। अगर नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता मेरे साथ। मन में सोचकर वह सिहर गई। क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में डूबी है? क्या चल रहा है दिमाग में? अब तक अर्नब रसोई के गेट पर आ चुका था। कुछ नहीं बोलकर अदिति वापस बेडरूम में आई और काउच पर अपना तकिया और कंबल लेकर सोने चली गई। तभी अर्नब ने भी अपना बिस्तर का बेडशीट ठीक किया और उस पर लेटने को हुआ तो एक नज़र अदिति को देखा, जो घुटना सिकोड़े करवट होकर काउच पर सो रही थी। उसने मन में बोला, क्या करूं? बेड पर आने बोलूं? दिल तो नहीं कर रहा है, और जब इससे ज़्यादा अधिकार देने की हिम्मत भी नहीं। जितना देना था वह दे दिया, अब और नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे अपने बेड पर तो नहीं ला सकता। पर क्या करूं? एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछूं। सुनिए। पर अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर कहा, सुनिए, सो गई क्या आप? नहीं। क्या हुआ, बोलिए। वो मैं कह रहा था क्या कि काउच पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो बेड पर आ जाइए। अब अदिति ने पलटकर देखा और उठकर बैठते हुए ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा बेड पर सोने आ जाइए। दिमाग ठिकाने है तो है ना आपका? क्यों आ जाऊँ बेड पर? आज किस डे तो मना लिया। क्या अब वैलेंटाइन डे भी मनाना है? नहीं आऊँगी बेड पर मैं, यही ठीक हूँ। और आइंदा बोलिएगा भी मत, वरना एक सेकेंड नहीं लगेगा, दादू को सारी सच्चाई बता दूँगी। बहुत मनमानी देख ली आपकी। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कर रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ तो दिन प्रतिदिन आपकी मनमानी बढ़ती जा रही है। सुनकर अर्नब को राहत मिली, सुकून मिला। अच्छा हुआ इसने खुद मना कर दिया। अब तक अदिति की नींद उड़ चुकी थी तो उसने अपनी डायरी निकाली और फिर कुछ अपडेट करने लगी। अर्नब ने देखा तो पूछ लिया, वैसे आप क्या लिख रही हैं डायरी में? यही कि मैंने अपनी ड्यूटी के अलावा और कितने लोगों का कितना काम एक्स्ट्रा किया है, वही लिख रही हूँ। अच्छा, वैसे अपनी ड्यूटी के अलावा क्या एक्स्ट्रा काम किया है आपने? वह सब इसमें अपडेट कर रही हूँ, महीने के अंत में दिखा दूँगी। और हाँ, इस महीने और पिछले महीने का पेमेंट एक साथ कर दीजिएगा मुझे। लेकिन मैंने कहा ना कि आप एम्प्लॉय नहीं हैं, और मैंने कहा कि मैं एम्प्लॉय हूँ। जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से नहीं चलूँगी मैं। और हाँ, अगर आपने ज़्यादा दबाव बनाया या मुझे ज़रूरत हुई तो मैं जॉब चेंज कर लूँगी, क्योंकि अब आपके दादू की तबीयत लगभग ठीक हो गई है। लेकिन मेरा कर्ज नहीं उतरा है अब तक। कितना खर्च किया है मैंने आपके पीछे, आपको मालूम भी है। बोलकर वह उसके पास आया और डायरी देखी तो आज उसने उसका जो भी काम किया था, जैसे उसके लिए चाय बनाना, उसके शर्ट का कफलिंग्स लगाना, उसके लिए खाना बनाना, खाना परोसना, सब डेट, दिन और समय के साथ अपडेट किया गया था। अर्नब इतनी रात गए बहस करना नहीं चाह रहा था तो बोला, ठीक है, आपको पेमेंट मिल जाएंगे। और कुछ दिन यूं ही बीत गए। अर्नब जितना कोशिश कर रहा था उसे यह फील करवाने की कि अब वह इस घर की मेंबर है, इस घर को अपना समझे, अदिति उतना ही दूर जा रही थी। यूँ तो उसे इस घर में मिल रहे मान सम्मान, दादू का लाड़ प्यार और अधिकार को देखकर मन पिघल रहा था। अर्नब की बातों पर यकीन करने को जी कर रहा था, लेकिन अगले ही पल अर्नब का बिहेवियर याद आ जाता। कैसे उसने पैसे देकर जता दिया कि वह बस एक एम्प्लॉय है, और वैसे ही दोनों में पहले ही बात हो चुकी थी कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फिर वह किस हक से घर की सदस्य समझती खुद को? और वैसे भी जब कोई वाकई में अधिकार दे वो फीलिंग्स, और ज़बरदस्ती दे सिर्फ मन रखने के लिए वो फीलिंग्स, दोनों में अंतर आ ही जाती है। इसी बीच मिस्टर खन्ना को पता चला कि अर्नब आ गया है तो उन्होंने कॉल किया कि अदिति को लेकर घर आ जाओ। अर्नब ने तो पहले काफ़ी बार टाल दिया कि बहुत काम है, फुर्सत नहीं है, क्योंकि वह वापस उस घर में जाना नहीं चाहता था जहाँ दिया के साथ उसने खूबसूरत पल जिया था। अर्नब जब बार बार टालने लगा तो मिस्टर खन्ना खुद आ गए।
उन्हें देखकर दादू ने कहा, खन्ना तुम कितने कंजूस हो। शादी हुई 2 महीने को होने को आ गए, पर अब तक तुमने मेरे बेटे बहू को एक गिफ्ट तक नहीं दिया। सर, गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये देखिए, और स्पेशली मैं यही देने के लिए यहाँ तक आया हूँ। उन्होंने अपने दाएं हाथ में पकड़े एक लिफाफा को दिखाते हुए कहा। अब इसी लिफाफे में क्या है खन्ना? उन्हें लगा शायद कोई प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह हो। सर, इस लिफाफे में क्या है यह तो अर्नब और अदिति को खोलकर ही देखने दीजिए। और फिर दोनों को बुलाकर उस लिफाफे को खोलने के लिए कहा तो अर्नब ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर 2 टिकट्स थे। अर्नब ने बिना देखे ही बोला, इसमें तो टिकट्स हैं। किसके लिए? तुम दोनों के लिए। पर क्यों और कहाँ जा रहे हैं हम? अरे अच्छे से देखो ना कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो। हनीमून के लिए जा रहे हो तुम दोनों। शादी होकर 2 महीने को हो गए, तुम लोग अब तक बाहर नहीं निकले। तुम तो निकले हो, अदिति अब तक घर में ही हैं। जाओ, जाकर हो आओ। सुनते ही अदिति और अर्नब ने एक दूसरे को देखा और साथ में एक बार फिर टिकट्स देखा तो वाकई उस दोनों के 2 टिकट्स थे जम्मू कश्मीर के लिए। अर्नब एक गहरी सांस लेकर वहीं खड़ा रह गया। वहीं अदिति बोली, दादू, आपको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकती हो? बिल्कुल जा सकती हो। अरे अब मैं चलने फिरने लगा हूँ, फिर आशा और हरी है ना देखने के लिए, तो तुम लोग जाओ, होकर आओ। अरे हाँ बेटा, चिंता क्यों कर रही हो? और फिर तुम्हारे दादाजी अकेले नहीं, मैं भी हूँ। अब जब तक तुम लोग नहीं आओगे तब तक मैं इधर ही रहूँगा, बेटी के घर पर। क्या बोलते हैं सर? अरे बिल्कुल यहीं रहना। सुनकर दोनों चुप हो गए। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।